हेलो एवरीवन। तो आज हम रिवाइज करेंगे रोटेशनल मोशन इन वन शॉट, राइट। क्विकली हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे इसके अंदर, राइट। आपको कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में भी डाउट है तो आप उसको देख सकते हैं। एंड यस, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, राइट। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी विच इज कम्प्लीटली फ्री। आप जाके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर रोटेशनल मोशन। इसका जो एक पार्ट है सेंटर ऑफ मास, वो हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर देखा था। आपने अगर वो नहीं देखा है तो यू कैन वॉच इट, राइट। सो सबसे पहले हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई व्हाट इज रोटेशनल मोशन, व्हाट आर द टाइप ऑफ रोटेशनल मोशन, राइट। आई होप कि आप रिवीजन के लिए आए हो तो ये सारी चीजें तो आपको क्लियर ही होगी कि व्हाट इज अ रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन क्या है, व्हाट इज कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो भाई हम जब भी लीनियर मोशन की बात करते थे तो लीनियर मोशन के अंदर एक चीज थी कि सारे के सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी थी वो सेम थी, राइट। लेट्स से कि कार है, कोई कार रास्ते पे जा रही है, राइट। तो इस कार के जो हर एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट की स्पीड क्या है, अभी सेम है। तो इस टाइप की मोशन को हम लीनियर मोशन बोलते हैं, राइट। फिर लेट्स से कि कोई रॉड है, वो रॉड अगर लेट्स से घूम रही है, फॉर एग्जांपल ये रॉड है, लेट्स से इस तरीके से रोटेट कर रही है। सो मुझे पता है कि हर एक पॉइंट की जो स्पीड है, मैं लेट्स से ये ओमेगा है इसकी, तो इस पॉइंट की स्पीड क्या हो जाएगी, ओमेगा इनटू एल बाई टू। इसकी क्या हो जाएगी, ओमेगा इनटू एल, राइट। तो हम v इज इक्वल टू ओमेगा आर से हर एक पॉइंट की स्पीड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट की स्पीड अलग अलग है। तो इस टाइप की मोशन को हम बोलेंगे प्योरली रोटेशनल मोशन। फिर एक टाइप की मोशन आएगी जिसके अंदर पार्टिकल लीनियर मोशन भी कर रहा है एंड इट इज डूइंग ट्रांसलेशन मोशन एज वेल, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो जब भी हम लीनियर मोशन पढ़ते हैं तो हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल पढ़ा हुआ है, राइट, कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, राइट। सो लीनियर मोशन की अगर मैं बात करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, राइट। और उसी को अगर मैं रोटेशनल मोशन की बात करूं तो यही जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है इन द रोटेशनल मोशन, वो क्या हो जाती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट। वहां पर जो काम मास करता था वहां पर ये काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगी, राइट। वहां पर लेट्स से कोई मास जो था वो एक इनर्शिया का काम करता था, राइट, कि मतलब बॉडी को अगर हम मूव करेंगे तो उसकी मास की वजह से वो अपनी जगह पे रहने की कोशिश करेगा, राइट। सिमिलर वे में रोटेशनल मोशन के अंदर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कुछ ऐसा ही काम है, राइट, कि उसको रोटेशन का अपोज करेगा। हम उसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो अपोज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं गैस सिलेंडर की बात करूं, राइट, गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर को हम जनरली ऐसे ऐसे ले जाते हैं अगर हमें आसानी से उसको रोटेट करना है तो, राइट, या ऐसे ऐसे भी ले जाते हैं काफी लोग, राइट। हम उसको कभी ऐसे ऐसे नहीं घुमाते, ठीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर मुझे इसको घुमाना है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगी, राइट। ये बात हम करने वाले हैं कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप। तो पहले तो ये समझना है कि जो यहाँ पर काम मास करता है वो यहाँ पे काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, एंड यहाँ पर जो काम वेलोसिटी थी वो एंगुलर वेलोसिटी, हम ऑलरेडी जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, राइट। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी। लेट्स से कि if I talk the basic idea about the moment of inertia, that is mass into perpendicular distance square, right। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर मैं बात करूं कि ये वाली एक्सिस के अबाउट ये पार्टिकल है कोई m मास का जो इस एक्सिस से r जितने डिस्टेंस पे है, तो इस मास का इस वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, m into r square, राइट। इसका यूनिट भी हम यहां से लिख सकते हैं किलोग्राम into मीटर स्क्वायर एंड सो मेनी थिंग्स, राइट। डायमेंशन फार्मूला वो सब भी लिख सकते हैं। अब हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर ही दिया हो एक्सिस से। लेट्स से मुझे ऐसा दे दिया, फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पर एक मास है और मुझे इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछी हुई है, राइट। मुझे ये पता है, लेट्स से मुझे दिया है 37 डिग्री। मुझे ऐसा पूछ लिया कि व्हाट विल बी, इसकी भी लेट्स से 2 मीटर नहीं आप L ले लो, राइट। ये वाली जो डिस्टेंस है वो L के बराबर है, ये 37 डिग्री दिया है। तो मुझे यही पूछा है कि इस पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है इस वाले एक्सिस के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा मास इनटू r स्क्वायर। नाउ दिस r इज नॉट द सिंपल डिस्टेंस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे इस मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकाल लेनी है, मतलब ये वाली डिस्टेंस इस केस में हो जाएगी, राइट। अगर ये L दिया है, ये 37 है, तो ये भी आपका हो जाएगा 37। तो आप इजीली यहां से sin 37 की वैल्यू निकाल सकते हो। sin 37 दैट विल बी दिस डिस्टेंस, राइट। लेट्स से इट इज r डिवाइड बाय l। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, l
sin 37 is 3/5, right? So what will be the moment of inertia of this particular mass? That will be mass into perpendicular distance square, L square into 9/25. Simple, right? So this is how you will calculate moment of inertia. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, देखो मास पे डिपेंड करती है, राइट? ऑब्वियसली बात है, मास पे डिपेंड करेगी. इट विल आल्सो डिपेंड अपॉन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड इट विल आल्सो डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. ठीक है, अलग अलग टाइप का मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो भाई ऑब्वियसली बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगी. एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन. दैट मींस अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगी. ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो एक्सिस से लेंगे हम, तो अगर मैं कुछ और एक्सिस लेता हूं तो ये भी डिस्टेंस भी आपकी चेंज हो जाएगी, राइट? सो ये बेसिक हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. अब हम अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं. हमारे पास बहुत टाइप के ऑब्जेक्ट्स है, राइट? सबसे पहले लेट्स से हम एक बेसिक एक में छोटा सा डेरिवेशन करा के क्विकली सारे के सारे फार्मूलेज वगैरह जो आते हैं वो लिख लेता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे एक ऐसी रॉड दी हुई है, ठीक है? इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है मुझे, लेट्स से इस वाले एक्सिस के अबाउट, ठीक है? लेट्स से इस वाले एक्सिस के अबाउट निकालनी है. तो भाई लेट्स से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d. तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम जब भी ऐसे मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम आएगी तो मैं क्या करूंगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है उसको हजारों टुकड़ों में तोड़ूंगा, राइट? और मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पर इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, राइट? सब दिख रहा है, राइट? थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पर इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, राइट? तो लेट्स से कि अगर मुझे मैं छोटा 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 बहुत सारा मास ले लूं, dm 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस, राइट? तो एक पर्टिकुलर मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी भाई, dm into d स्क्वायर, dm into ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होगी छोटी सी di. अब तुम्हें क्या करना है, सारे के सारे जो मासेस वगैरह है उन सब की मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है. और यहाँ पर मुझे एक बात पता चलेगी कि सारे के सारे जो पार्टिकल्स है, ठीक है, उनकी इस एक्सिस से डिस्टेंस सेम है. देखो इस पर्टिकुलर केस में सेम है, इसलिए मैंने लिया है क्योंकि इसके बाद का जो है उसके अंदर अलग अलग डिस्टेंस होगी. तो यहाँ पर डिस्टेंस सेम है तो मैंने बाहर ले लिया, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन dm. तो d square into dm, integration dm is the summation of all the small masses of this particular rod and that will be total mass of that particular rod, that is m. So m into d square will be the moment of inertia of this particular rod, right? इस तरीके से आप सिमिलर टाइप के जो सवाल आएंगे, जैसे लेट्स से कि अगर मैं इसी की जगह एक सिलेंडर की बात करूं, लेट्स से मेरे पास एक होलो सिलेंडर है इस तरीके से, और मुझे इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है सेंटर से जो पास हो रही है. अब तुम्हें एक आइडिया आएगा कि सारे का सारा जो पॉइंट है इस पर्टिकुलर यू कैन से सिलेंडर का, सारे का सारा r डिस्टेंस से है, राइट? इस पर्टिकुलर एक्सिस से लेट्स से इसकी रेडियस है r, सब r डिस्टेंस पे. तो dm dm मास ले लोगे तो सबका डिस्टेंस r स्क्वायर, तो dm into r स्क्वायर dm into r स्क्वायर, सो टोटल आपका क्या हो जाएगा, m into r स्क्वायर. सिंपल, बहुत सिंपल, राइट? इजी. तो ये तो आ गया जब आपका जो मासेस है वो एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे है. अब लेट्स से मुझे कोई ऐसा सवाल दिया है कि जो मास है वो एक्सिस से कुछ अलग डिस्टेंस पे है. फॉर एग्जांपल आप ऐसा मान लो कि इस टाइप से मुझे कोई रॉड दी हुई है, ठीक है, और मुझे पूछ लिया है कि इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो. अब देखो एक्सिस आपकी चेंज हो गई, राइट? एक्सिस यहाँ पर आ गई. अब ये जो टोटल लेंथ है ये आप l मान सकते हो, ठीक है? ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, आप x मान लो. x नहीं मानना है तो आप इसको कुछ भी मान लो, x ही मान लो, ठीक है? या l स्मॉल l मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, या L1 मान लो, राइट? और ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, L2 हो जाएगी, ठीक है? इसको थोड़ी देर के लिए आप ओरिजिन मान लो, तो आप इसको भी लिख सकते हो और इस पॉइंट को भी लिख सकते हो, राइट? ज्यादातर आप कोशिश करो जब भी इंटीग्रेट करो तो वेरिएबल सबसे कम से कम रहे, राइट? तो अगर ये L1 है तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ L minus L1, राइट? तो सब L and L1 में हो गया. अब तुम्हें क्या करना है, स्मॉल मास तो कंसीडर करना ही पड़ेगा, राइट? तो लेट्स से कि अगर मैं x पे जाके एक छोटा सा इसका मास एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है dx और उसका छोटा सा मास हो जाएगा dm. तो सबसे पहले तुम्हें इस जो dm मास है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, राइट? जैसे हमने लास्ट टाइम पे किया था, di that will be dm into x square, राइट? अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा. बट यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, वहां पर जो सारे का सारा मास था वो ये जो थी टर्म बाहर आ रही थी, बट यहाँ पर बाहर नहीं आएगी क्योंकि सारे का सारा जो छोटा छोटा मास रहेगा वो अलग अलग डिस्टेंस पे है. तो x की यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हो, x की लिमिट है
ठीक है, x चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है तो तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इस dm मास को तुम्हें x के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर अगर ये m मास का रॉड है और उसकी लेंथ है आपकी l, राइट, सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इसके लिए जो मास पर यूनिट लेंथ होगा, राइट, दैट विल बी m by l, और यू कैन आल्सो से अगर l लेंथ में m जितना मास है तो इतनी सी dx लेंथ में कितना मास है dm, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी m by l into dx। भाई 1 रुपए में 2 आम तो 5 रुपए में कितने आम, राइट, इतने सस्ते आम कहाँ है, राइट। तो ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है, यूनिटरी मेथड आप सिंपली लगा सकते हो m by l into dx। तो भाई ठीक है, dm मास को आप यहाँ पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा m by l into x square dx। x square को मैंने थोड़ा इधर ले लिया। अब आप m by l को बाहर ले सकते हो तो ये सिंपल आ जाएगा आपका m by l और x square का इंटीग्रेशन x cube by 3। मेन बात है यहाँ पर इंटीग्रेशन लिमिट लगाना, राइट। सो आप देखो कि x कहां से कहां वेरी कर रहा है। अगर मैंने इसको ओरिजिन माना है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों माइनस L1, राइट। अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन का आइडिया है ये माइनस L1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा L माइनस L1। तो आपकी जो x की लिमिट है वो आपको पुट करनी है, x कहां से कहां वेरी कर रहा है माइनस L1 से L माइनस L1 तक, राइट। तो माइनस L1 टू L माइनस L1, तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ऐसा आ जाएगा m by l, ठीक है, 3 बाहर ले लिया मैंने और ये क्या बन गया L माइनस L1 क्यूब, फिर माइनस मैं लिखूंगा माइनस L1 क्यूब, राइट। तो माइनस वहां से बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस L1 क्यूब, राइट। तो एक बहुत ही सिंपल तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से। अब देखो ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि आपको याद हो तो तुम्हें पूछा जाता है कि रॉड के सेंटर से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, कॉर्नर से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। अब आप सोचो कि यही एक्सिस अगर कॉर्नर पे होती, अगर यही एक्सिस यहाँ पर होती तो L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, L1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। आई होप कि पहले बात तो ये वाला डेरिवेशन समझ में आया है। मैं इसको मिटा रहा हूँ तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसके केसेस जो है वो समझाने के लिए मैंने बताया है कि लेट्स से कि अगर मुझे इस वाले एक्सिस के अबाउट पूछा है, ठीक है, सो इस वाले एक्सिस के लिए भी आपका L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस दैट विल बी m by 3l। L1 की जगह आप सिंपली 0 पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 0 पुट करोगे तो ये L क्यूब आ जाएगा, सो आ जाएगा ml square by 3। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेंटर, कि सेंटर से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट, तो इस वाले एक्सिस के लिए L1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी भाई L by 2। कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल L by 2 इसके अंदर पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो आपकी I की वैल्यू क्या आ जाएगी m by 3l देन L minus L by 2 cube plus L by 2 cube, right। So this will be m by 3l and this will be L cube by 8 प्लस L क्यूब बाय 8, राइट, सिंपल। तो इसको मैं 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 12। बाकी इस एक्सिस को कहीं पे भी दे दे, राइट, लेट्स से अगर मैं इसको L by 2 L by 4 पे भी दे दूं तो भी आप इसको आराम से निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। सो कभी भी आपको इस टाइप की चीजें दे तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। एक और बात मैं इसके अंदर बताता हूँ, ठीक है, ये तो एक चीज क्लियर हो गई, राइट। लेट्स से कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट इस तरीके से दिया है कि मुझे एक शीट के फॉर्म में दिया हुआ है, लेट्स से इसकी लेंथ है a और इसकी लेंथ है b। अगर मुझे इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछी है और इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछी है, तो देखो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब इसको एक रॉड की तरह मानो, बाकी आप इसको इजीली सिग्मा वगैरह यूज करके सॉल्व कर सकते हो। मैं सीधी सी बात बताता हूँ, अगर इस वाले एक्सिस के अबाउट पूछा है तो देखो लेंथ कितनी है l, तो इसके अबाउट थी ml स्क्वायर बाय 3। तो इसके लिए भी आप क्या लिख लो mb स्क्वायर बाय 3, सिंपल। लेंथ अभी है d, इसलिए कैंसिल आउट हो जाता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो सिग्मा वगैरह यूज करके। जैसे मैंने ये लैम्बडा यूज किया है वैसे ही सिग्मा, राइट। एक ऐसे समझो एक शीट है, प्लेन शीट, राइट। और उसी तरीके से अगर मैं इस वाले एक्सिस के अबाउट बात करता हूं तो हो जाएगी कितनी ms स्क्वायर बाय 3, क्योंकि अब लेंथ जो है वो एक के बराबर हो जाएगी। बाकी रॉड के लिए तो भाई सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली निकाल सकते हो कोई भी रॉड के लिए। अब हमारी बात आती है रिंग की, डिस्क की, ठीक है। सो लेट्स से कि अगर मुझे रिंग दिया हुआ है, डिस्क दिया हुआ है वगैरह वगैरह, ठीक है। सो लेट्स से कि अगर हमें रिंग दिया हुआ है, रिंग, तो रिंग के लिए मैं
देखो रिंग के केस में वही वाली बात, इस वाले एक्सिस के अबाउट पूछिए, तो इसके अंदर जो सारे मास है वो एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे है, r जितने डिस्टेंस पे है, तो इसके लिए क्या हो जाएगी mr स्क्वायर, राइट। देन रिंग आ गया, तो डिस्क की बात करते हैं, डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी इस वाले एक्सिस के अबाउट, डिस्क ऐसी मतलब कॉइन हो गया बड़ा कॉइन, राइट। सो I क्या हो जाएगा 1/2 mr स्क्वायर। नाउ if I talk about some other type of disk, let's say अगर मुझे हाफ डिस्क दी है या कोई ऐसा दिया हुआ है, देखो डिस्क के लिए एक कॉमन सी बात है कि लेट्स से ये एंगल मुझे थीटा दिया है और मुझे इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट्स से ये पिज्जा का कोई पीस है, राइट। ये पीस आधा भी हो सकता है, पौना भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है, राइट। और मुझे इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रही है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। कोई भी आपका थीटा होगा, एक पिज्जा का टुकड़ा होगा, आधा टुकड़ा होगा, 3π/2 जितना एंगल वाला टुकड़ा होगा, सब केस में आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगी 1/2 mr स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क, एनी टाइप ऑफ डिस्क, राइट। यू कैन से लेट्स से कि अगर अपने पास सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, मैंने भाई देखो होलो सिलेंडर का तो बताया, राइट, दैट इज mr स्क्वायर। नाउ लेट्स से कि अगर हमें सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, सो सॉलिड सिलेंडर कुछ इस टाइप का होता है, हमें पता है, और सॉलिड सिलेंडर के बारे में अब तुम लोग ध्यान से सोचोगे और इस वाले एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो सॉलिड सिलेंडर इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ मोटी डिस्क, राइट। ये डिस्क ही है, लेट्स से कि अगर डिस्क इतनी सी होती क्या फर्क पड़ता, एक एक रुपए के सिक्के के बहुत सारे अपन ऐसे पाइल्स कर देते हैं, राइट। तो अपने पास ये एक मोटी डिस्क हो जाएगी, तो मोटी डिस्क अगर है तो इसको आप डिस्क की तरह कंसीडर कर सकते हो, और इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 1/2 mr स्क्वायर, राइट। नाउ लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट जैसे सॉलिड सिलेंडर हो गया, मेरे पास है होलो कोन, राइट। कोन है अपने पास इस तरीके से, तो होलो कोन की इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी। सो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे काफी सारी चीजें अपने बचपन में अपन ने एक चीज ऐसे देखी हुई है, इस तरीके से रहता है, ठीक है, अब इसको दबा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, डिस्क बन जाएगी, राइट। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी कितनी डिस्क के बराबर ये रहती है, मतलब 1/2 mr स्क्वायर, राइट, 1/2 mr स्क्वायर। और उसी की जगह अगर ये होलो कोन की जगह ये सॉलिड कोन होता है, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड कोन, तो ये आ जाती है आपकी 3/10 mr square. Now, if I talk about hollow cylinder and cylinder तो आ गया, right? Hollow sphere and solid sphere. Let's say अपने पास अगर hollow sphere है, hollow sphere की moment of inertia क्या रहेगी भाई 2/3 mr square, और अगर आपका उसी जगह solid रहता तो उसकी क्या आती 2/5 mr square, right? So आपको directly तो ये नहीं पूछेंगे, but using this things you can easily calculate the moment of inertia using different types of theorem कौन से आते हैं moment of inertia find out करने के, right? So basic हमारे पास दो theorem रहते हैं, एक तो रहता है आपका perpendicular axis theorem और दूसरा रहता है आपका parallel axis theorem, right? तो perpendicular axis theorem आपका क्या कहता है, सबसे पहले हम देखते हैं perpendicular axis theorem। Right, perpendicular axis theorem ये कहता है कि let's say कि there are two axes which are perpendicular to each other, right? Let's say कोई rigid body है अपनी, अब इस rigid body की इस वाले axis के about moment of inertia है I1, कोई भी एक axis है, right? इस वाले axis के about moment of inertia I1 और इसके perpendicular एक axis है उसके about moment of inertia है I2, right? Basic concept। तो कोई थर्ड एक्सिस जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, राइट, तो ये वाली एक्सिस हो जाएगी, तो इस वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी I3 दैट विल बी द समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बोथ द एक्सिस, दैट विल बी I1 प्लस I2, राइट। अब I1 प्लस I2 मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इस वाले पर्टिकुलर प्लेन में है ये पर्टिकुलर बॉडी, राइट, इस पर्टिकुलर प्लेन में है, I1 I2 से मुझे पता चलेगा कि लेट्स से अगर ये x होती, ये y होती, तो ये z हो जाएगी, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस दैट विल बी Ix प्लस Iy। और यहाँ पर मुझे एक बात भी पता पड़ेगी कि बॉडी जो है वो xy प्लेन में है। अब मैं तुम्हें ऐसा बोल दूं कि बॉडी yz प्लेन में हो
तब ये थ्योरम कैसे काम करेगा भाई? देखो तो बॉडी जब yz प्लेन में हो तो कुछ नहीं करना है, आपका कुछ ऐसा केस होगा, ये y है, ये z है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी आपकी x, राइट? तो यहाँ पर ix that will be equal to iy plus iz। तो इन दोनों से आपको पता पड़ जाएगा कि जो बॉडी है वो कौन से प्लेन में है। तो प्लेनर बॉडीज के लिए हम यूज करते हैं ये पर्टिकुलर थ्योरम व्हिच इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कि अगर मुझे दो एक्सिस है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे पता है, राइट, सो तीसरी एक्सिस जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इजीली लिख सकते हैं बाय समेशन ऑफ बोथ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ लेट्स डू सम न्यूमेरिकल। सो लेट्स से, अब देखो तुम्हें एक बात पता चल गई होगी कि प्लेनर बॉडीज के लिए जनरली आएगा, राइट? सो लेट्स से कि अगर मुझे कोई प्लेनर बॉडी दी है, लेट्स से हम डिस्क का एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है, मुझे इस डिस्क की, देखो डिस्क के यहां से पास होती हुई एक्सिस के बारे में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है। लेट्स से मुझे पूछ लिया कि व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालनी है इजीली। तो वे देखो कैसे निकालेंगे। अब मुझे इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है, मुझे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है डिस्क के लिए अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, राइट, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इस वाले एक्सिस के अबाउट मुझे पता है 1/2 mr² होती है। अब आप ऐसा समझो, ऐसी तो इनफाइनाइट एक्सिस है इस पर्टिकुलर डिस्क पे, अगर मैं एक्सिस ऐसी भी एक लेता तो जितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट आती है उतनी ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट आएगी। दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इक्वल रहेगी यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के अंदर। और जो तीसरी एक्सिस है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ये वाली, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? लेट्स से ये हो जाएगी आपकी iz, राइट? आप ये मान लो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ठीक है? तो इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे ऑलरेडी पता है। अब देखो ये एक्सिस आप ऐसे लेते, ऐसे लेते, ऐसे लेते, कैसे भी लेते, उन सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई रहती, क्योंकि एक सिमिलर टाइप की एक्सिस है, राइट? अब ध्यान से देखोगे तो मुझे iz पता है और ये i और i नहीं पता है, तो आप यहाँ पर उल्टा जा सकते हो। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ iz that will be equal to i plus i, ये वाला प्लस ये वाला, यूजिंग आवर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। iz that is the moment of inertia of disk about the axis passing through this particular axis, this particular, right? तो इसको iz को मैं क्या लिख सकता हूँ mr²/2, जो हमें ऑलरेडी पता है, that is equal to 2i। तो यहाँ से i की वैल्यू हो जाएगी mr²/4। यही केस आपको रिंग में भी पूछ सकते हैं, तो रिंग हो जाएगा तो यहाँ से mr² आएगा, तो उसके लिए आप लिख सकते हो mr²/2 अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर, राइट? तो आपको डायमीटर का लॉन्ग पूछे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी हो जाएगी ये तो आपका सिंपल यूज हो गया ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब मैं क्विकली बात करता हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में कि आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप ऐसा समझो कि कोई भी अपने पास कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, दूसरा एक्सिस है अपना, दूसरा थ्योरम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट? लेट्स से इस बॉडी की मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ ली किसी भी रैंडम एक्सिस के अबाउट। लेट्स से अब पहली बात, अगर बॉडी की टाइप मुझे नहीं पता, या तो लेट्स से मुझे पता है, लेट्स से सिमेट्रिक बॉडी है, तो उनका सेंटर ऑफ मास मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ कि किस किस पॉइंट पे बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा, राइट? सो लेट्स से कि इस पर्टिकुलर बॉडी का मैं जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम आएगा, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। लेट्स से यहाँ पर हो जाएगा बॉडी का आपका सेंटर ऑफ मास इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो गया, राइट? एंड लेट्स से कि अगर मुझे इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछिए कितनी है, इस पर्टिकुलर बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट कितनी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है एंड फाइंड आउट द एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है एंड इस वाली एक्सिस से पैरेलल है। नाम ही है इसका, देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट? सो अगर मुझे इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसी एक्सिस ढूंढूंगा जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और इससे पैरेलल है, तो ऐसी एक्सिस कुछ ऐसी हो जाएगी, राइट? अब इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, इसको मैं बोल दूंगा ICOM, राइट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the axis which is passing through the center of mass of the body, और ये जो दोनों पैरेलल एक्सिस है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है d, राइट? तो इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख सकते हो ICOM plus md², सिंपल, दिस इज सिंपल।
पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कि आपको कोई भी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछी है, कोई जनरल बॉडी ले लेते हैं अपन, ठीक है, एक एग्जांपल के साथ देखो मैं समझा देता हूँ। मान लो कि रिंग का केस है, डिस्क का केस है, जो लास्ट वाला केस लिया था ना वही अपन कर लेते हैं डिस्क पे, राइट। लेट्स से मुझे इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछी है, और यू कैन से सवाल में ऐसा दिया हुआ है, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स टेंजेंट, ठीक है। सो ये टेंजेंट हो गया इस पर्टिकुलर डिस्क का, और मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करनी है। तो तुम्हें क्या करना है, पहले तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, राइट, और उस सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई एक्सिस निकालो जो इसके पैरेलल हो। तो ऐसे एक्सिस क्या हो जाएगी, ये वाली, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें पता ही है, अगर इसकी रेडियस है r तो मैं लिख सकता हूं सिंपल r, राइट। अब इस वाली एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे ऑलरेडी पता है, राइट। इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, mr²/4, अभी हमने निकाला था mr²/4, अगर ये डिस्क है तो इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू ICOM plus md², right? Now ICOM that is equal to mr²/4 plus m into d², which is the perpendicular distance, तो ये हो जाएगा आपका r², तो ये आपका हो जाएगा 5/4 mr², राइट। सो इस तरीके से आपको यूज करना है क्या बच्चों, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब यही चीज आपको सॉलिड स्फीयर वगैरह में भी यूज हो सकती है। फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर, लेट्स से कोई होलो स्फीयर दिया है मुझे, राइट, लेट्स से ऐसे होलो स्फीयर दिया है, इस होलो स्फीयर के टेंजेंट के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। सो इसका सेंटर ऑफ मास है, मुझे पता है उसके अबाउट ऐसी एक्सिस पास होगी जो इसके पैरेलल है, ऐसे फाइंड आउट आप इजीली कर सकते हो। और जो सेंटर से पास होती हुई एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, 2/3 mr², राइट, 2/3 mr², इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस भी हमें पता है r, तो आप सीधा पुट कर सकते हो ICOM plus md², परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी है। चलिए फिर, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हो। काफी बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है, अगर आप जेईई एडवांस तक ऐसे जाओगे तो काफी सारे टफ सवाल भी बन सकते हैं इसके यूज करके, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं आएगा, इसको एसएचएम वगैरह के अंदर यूज कर सकते हैं। आपका ऐसे समझ सकते हो फिजिकल पेंडुलम जो आता है, ठीक है, उसके अंदर आपको I/, अगर आपको याद हो तो उस तरीके से टाइम पीरियड निकालना आता है, राइट। मैं एक सवाल देता हूँ आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करने के लिए, आप होमवर्क में इसको कर सकते हो। लेट्स से अगर मुझे डिस्क दी हुई है, राइट, मुझे इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछी हुई है, राइट, आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। अब देखो डिस्क है तो मुझे इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मैंने बताया था दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल, राइट। कोई भी एंगल आपको दिया होगा तो 1/2 mr² है ही, राइट। और एक बात, ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास हमने डिस्कस किया था लास्ट वाले लेक्चर के अंदर, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है। सो वहां से अपन को ICOM आ जाएगा, पहले सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, फिर ICOM आ जाएगा, ICOM से आपको I की वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो ये सवाल आपको होमवर्क में करना है। चलिए, तो ये सारी बातें होगी आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब हम थोड़ा रोटेशन पे आते हैं, राइट। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको यहाँ तक आई गेस क्लियर होना चाहिए, सारे के सारे थ्योरम एंड बहुत सारे इसके एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉर्क, कि टॉर्क होता क्या है, ठीक है। टॉर्क जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा समझो कि हम कोई भी फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, और वो अगर फोर्स रोटेशन पैदा करता है, राइट, रोटेशन जनरेट करता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि उस फोर्स का टॉर्क लगा, राइट। जैसे लेट्स से कि अगर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, तो ये कुछ रोटेशन कर रहा है इस पर्टिकुलर मार्कर का, राइट। तो ये जो फोर्स है इस मार्कर पे टॉर्क लगा रहा है इस वाले पॉइंट के अबाउट, इस वाले पॉइंट के अबाउट, क्योंकि घूम रहा है इस वाले पॉइंट के अबाउट, राइट। तो ये टॉर्क लगा रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, राइट। अब लेट्स से कि यही फोर्स मैं ऐसे लगाता हूं, राइट, तो बॉडी नहीं घूमेगी, सीधी बात है, बॉडी घूमेगी नहीं, तो इस फोर्स का कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। तो अगर फोर्स की कोई ऐसा समझो आपकी रोटेशनल इफेक्ट है, तो मैं बोल सकता हूँ कि उस पर्टिकुलर फोर्स की वजह से टॉर्क लग सकता है। टॉर्क को हम सिंपली क्या यूज करते हैं, R क्रॉस F। R और F का आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट हमने सीखा ही है, राइट। तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मुझे पोजीशन वेक्टर पता है और फोर्स पता है,
राइट। लेट्स से कि अगर मैं आपको कोई सिंपल एग्जांपल दूं कि कोई भी बॉडी है, राइट, एक्स वाई जेड, राइट, लेट्स से ये बॉडी है, उसके ऊपर ये जो है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है F। दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और मुझे क्या करना है, इस फोर्स का टॉर्क निकालना है अबाउट लेट्स से दिस पॉइंट, लेट्स से ये पॉइंट है A, और A पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है इस पर्टिकुलर फोर्स का, राइट। सो मैं क्या करूंगा, A से यहाँ का जो पोजीशन वेक्टर रहेगा इसका मैं बोल दूंगा आपका R, और ये वाला जो एंगल है लेट्स से आपका थीटा। तो आप यहाँ से सिंपल लिख सकते हो, R क्रॉस F हमें पता है, तो हम लिख सकते हैं RF sin थीटा एंड n कैप। तो n कैप इज यू कैन से परपेंडिकुलर टू R and F बोथ, राइट। तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और एक दूसरा तरीका भी है, अगर आप देखोगे तो ये अगर ये R है, ये थीटा है, राइट, सो अपने पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, अगर ये R है तो ये R cos थीटा, ये R sin थीटा, राइट। तो फोर्स, ये फोर्स की लाइन हो गई, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया ये पूरा का पूरा, और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर्टिकुलर पॉइंट की। तो इस टॉर्क को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दैट इज आल्सो नोन एज टाउ, दैट इज इक्वल टू F into R perpendicular, perpendicular distance from the line of force, force की लाइन से perpendicular distance into आप force करोगे तो आपको easily टॉर्क आ जाएगा उस particular force का, राइट। एक सिंपल सा एग्जांपल इसके अंदर हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मुझे दिया है फोर्स की वैल्यू पता है, देखो अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, लेट्स से अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू है 2i के प्लस 3j के, राइट, इतना प्लस 4k के, इतना फोर्स लग रहा है किसी भी पॉइंट पे, कोई भी एक जनरल पॉइंट है अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। लेट्स से ये वाला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मुझे दे दिया 213, राइट। सो ये 213 पॉइंट है, कोई पॉइंट आप A ले लो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इतना फोर्स लग रहा है, तो मैं बोलूंगा कि दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, एंड मुझे निकालना है टॉर्क अबाउट ओरिजिन, कि ओरिजिन के अबाउट उस पर्टिकुलर फोर्स का टॉर्क आप निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है उसका जिसके अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है उसके अबाउट मैं पोजीशन वेक्टर निकाल लूंगा। तो हमारा जो r वेक्टर है वो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से 2i के प्लस j के प्लस 3k के, राइट। तो बाकी आप r2 माइनस r1 कर सकते हैं अगर आपको कुछ और भी पॉइंट यहाँ पर दिया है तो ये आपका r वेक्टर हो गया, ये आपका फोर्स वेक्टर है। आपको सिंपल इसको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, टाउ दैट इज इक्वल टू r क्रॉस f। तो आप सीधा ij के वाली मेथड यूज कर सकते हो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। तो r का सबसे पहले लिखेंगे 2 1 3 एंड दैट विल बी 2 3 4, राइट। सो इसको आप सॉल्व करके डिटरमिनेंट बन गया सिंपल, राइट। आपको अगर ये नहीं आता कैसे सॉल्व करना है तो आप वेक्टर्स एंड कैलकुलस के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी, तो उसके अंदर जाके आप वेक्टर्स वाला जो चैप्टर है बेसिक मैथमेटिक्स, वहां पर आप क्रॉस प्रोडक्ट का जो टॉपिक है वो देख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम टॉर्क निकालेंगे किसी भी पर्टिकुलर फोर्स का, ठीक है। अब इस टॉर्क के अंदर जैसे मेन सवाल आपके रहते हैं इक्विलिब्रियम के, कि जब भी आपका इक्विलिब्रियम वगैरह रहेगा तो टॉर्क वगैरह की कंडीशन क्या रहेगी। तो उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ विच इज नॉन एज कपल्ड फोर्सेस, ठीक है। कपल्ड फोर्सेस जब रहेंगे तब बॉडी रोटेट कर सकती है, आप ऐसे समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर मैं एक ऐसा रॉड ले लूं, कपल्ड फोर्सेस होता क्या है, लेट्स से अपने पास एक रॉड है, उसके ऊपर मैं फोर्स F इधर लगा रहा हूं और एक फोर्स इधर लगा रहा हूं। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि अभी ऐसा लग रहा है कि ये बॉडी रोटेट करेगी, राइट। लेट्स से ये है पॉइंट A, कोई पॉइंट आप B ले लो, कोई पॉइंट आप C ले लो। नाउ आई कैन से दैट F net on the body is 0, नेट फोर्स बॉडी पे क्या है, 0 है, बट टॉर्क है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। और इसका उल्टा भी सही नहीं है, अगर मैं बोलूं कि नेट टॉर्क 0 है दैट डजंट मीन दैट नेट फोर्स इज आल्सो 0, राइट। सो ये बात आपको समझनी है कि अगर मैं ऐसा बोलूं F net is equal to 0 दैट मींस टाउ नेट इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। अगर मैं इसको आपको ट्रू फॉल्स में पूछ लेता तो मैं ऐसा पूछ लेता कि सपोज F net on the body is 0 दैट मींस टाउ नेट इज 0, नो दैट इज नॉट ट्रू, टाउ नेट
कांट बी जीरो, ऐसा जरूरी नहीं है हर बार, जैसे यही केस ले लो। उसी तरीके से आपको पूछ सकते हैं कि अगर नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो, कि बॉडी अगर रोटेट ही नहीं कर रही है तो क्या नेट फोर्स जीरो हो सकता है, राइट? देखो ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है, हो सकता है नहीं भी हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको, ये रॉड है, इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है आपका 2F, इधर फोर्स लग रहा है आपका 3F, तो अभी बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, अभी बॉडी के पास सिर्फ लीनियर मोशन है, टॉर्क की वैल्यू है जीरो, बट स्टिल नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो, राइट? तो ये बात आपको समझनी है, दोनों के दोनों जो उल्टे केस है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? कुछ ना कुछ तो भाई होगा ही, राइट? एक्सेप्शन। सो लेट्स से कि अगर मुझे ये फोर्स और ये फोर्स दिया हुआ है, तो अभी नेट फोर्स ऑन द बॉडी जीरो है, बट नेट टॉर्क जीरो नहीं है। बट इफ आई कैलकुलेट द टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, राइट, व्हाट विल बी द टॉर्क अबाउट पॉइंट ए? लेट्स से ये वाला डिस्टेंस है आपका x, तो ये आपका क्या हो जाएगा l - x। नाउ टॉर्क अबाउट पॉइंट ए क्या हो जाएगा? इस वाले फोर्स का तो टॉर्क जीरो हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जीरो है। इस वाले का क्या हो जाएगा? f इनटू जो भी l लेंथ है, राइट? अब आपको टॉर्क की काफी बार डायरेक्शंस वगैरह भी निकालनी पड़ती है। जैसे अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करता हूं, तो इस वाले पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है, ठीक है, पॉइंट ए के अबाउट, और ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ये तो हो गया आपका r और ये हो गया आपका f। तो आपको r क्रॉस f की डायरेक्शन देखनी है। देखो r क्रॉस f ऐसे, तो ये अंदर की साइड, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्रॉस, राइट? उसी तरीके से अगर आप पॉइंट ए के अबाउट निकाल लिया, पॉइंट सी के अबाउट निकालते इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, तो इस वाले फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाता और सिर्फ इस वाले फोर्स का बचता है, एंड इसकी वैल्यू भी आपकी क्या आती है? f by l, और वापस r क्रॉस f करते तो वो भी क्या आता? क्रॉस, ठीक है? और उसी तरीके से आप टॉर्क अबाउट पॉइंट b निकालते, ठीक है, टॉर्क अबाउट पॉइंट b, तो इसका भी टॉर्क आता है, इसका टॉर्क r क्रॉस f, तो f into x इन क्रॉस डायरेक्शन, और इस पर्टिकुलर फोर्स का टॉर्क क्या आ जाता? F into L minus H, और ये भी आपका क्रॉस ही है, ठीक है? ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है इस फोर्स का, तो ये वापस हो जाएगा R क्रॉस F, तो वापस क्रॉस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L minus X, तो वापस F into X क्रॉस में है, प्लस माइनस तो कैंसिल, तो ये भी हो जाएगा F into L into क्रॉस, ठीक है? तो आप ऐसे एक बात समझ सकते हो कि अगर नेट फोर्स ऑन द बॉडी जीरो है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नेट टॉर्क है वो जीरो तो नहीं है, बट टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम, राइट? तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या है? सेम है इस पर्टिकुलर केस के अंदर। और एक बात मैं आपको बताता हूं कि अगर हमने ऐसा प्रूव कर लिया कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी जीरो है, ठीक है, और हमें कैसे भी करके ये भी आइडिया आ गया कि नेट टॉर्क ऑन द बॉडी भी जीरो है, ठीक है, या तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है, क्योंकि अगर नेट फोर्स जीरो है तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क तो क्या रहेगा? सेम रहेगा, राइट? ये बात तो हमें पक्का पता है। तो अगर किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है, दैट मींस हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है, राइट? तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे हमारे इक्विलिब्रियम टाइप की प्रॉब्लम्स में। जब भी हमें इक्विलिब्रियम के सवाल आएंगे तो हम इस टाइप के सवालों को यूज कर सकते हैं। अब देखो इक्विलिब्रियम के सवाल आपको किस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है? लेट्स से अगर मुझे ऐसा दिया हुआ है कि कोई एक रॉड है, ठीक है, या तो आप ऐसा समझो कोई ब्लॉक है, मैंने इसको ऐसे टांग रखा है, ठीक है, ऐसे टांग रखा है, ये कोई भी दो स्ट्रिंग से ऐसे जुड़ा हुआ है, अगर ऐसा मान लो तो इस तरीके से जुड़ा हुआ है, राइट? कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू है आपकी T1, यहाँ पर वैल्यू है आपकी T2, और इसका मास है आपका M। तो मुझे ऐसा पूछा है यहाँ पर T1 एंड T2 की वैल्यू निकालो, राइट? मुझे ये सिंपल सी चीज पूछी हुई है, ये वाले जो डिस्टेंस है ये आपकी L/4, ये वाले डिस्टेंस आप ले लो L/3, राइट? चलिए तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको जो जब भी इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स आएगी तब आपको एक बात नोटिस करनी है, आपको सबसे पहले यू नीड टू कैलकुलेट द फोर्स इक्वेशन, क्योंकि इक्विलिब्रियम में बॉडी रहेगी तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स रहेगा वो तो जीरो ही रहेगा, राइट? तो जितना फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा उतना ही फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। तो पहला रिलेशन में यहां से लिख सकता हूं भाई T1 + T2 दैट इज इक्वल टू mg, जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स नीचे लगेगा आपका, राइट? एंड सिमिलर वे में एक इक्वेशन आएगी फोर्स की, दूसरी इक्वेशन आएगी आपकी टॉर्क की, राइट? अब मुझे यहाँ पर एक ये पता चला है कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी तो जीरो है, सिंपल सी बात है। अब अगर मैं नेट टॉर्क की बात करूं
बॉडी नेट टॉर्क भी 0 है। तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो है उसकी वैल्यू आप लिख सकते। जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां पर इक्विलिब्रियम में बॉडी, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रहा हूं स्पेशली, ठीक है। सो लेट्स से कि अगर मैं इस पॉइंट, अब मैंने ये भी बताया कि हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क तो सेम होगा, तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख लो, राइट। नेट टॉर्क क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा, राइट। सो आप सेंटर के अबाउट लिख लो, या आप ऐसा एक पॉइंट चूज करो कि किसी भी एक फोर्स का टॉर्क 0 हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखूंगा तो इसका टॉर्क 0 हो जाएगा, इसके अबाउट लिखूंगा तो mg का 0 हो जाएगा, इसके अबाउट लिखूंगा तो इसका 0 हो जाएगा, राइट। तो आप कोई भी एक पॉइंट चूज कर सकते हो। अपन चूज करते हैं ये वाला पॉइंट, राइट। तो ये वाला पॉइंट के अबाउट में टॉर्क लिखूंगा तो T2 का टॉर्क हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखोगे तो mg का टॉर्क निकालते हैं हम, mg का टॉर्क निकालते हैं, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, इसके अबाउट टॉर्क निकालना है मुझे। तो ये देखो r क्रॉस है बाहर की डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, mg इनटू l/3 इनटू बाहर की डायरेक्शन में टॉर्क। अब देखो बाहर के अंदर की डायरेक्शन जो है, अभी एक चीज क्लियर करते हैं इस बात पे। दूसरा इसका मैं टॉर्क निकालता हूं। अब देखो इस पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है, ये है आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, राइट। तो ये आपका इस वाले पॉइंट के अबाउट मुझे निकालना है, इस वाले पॉइंट, हां ये पॉइंट के अबाउट निकालना है, और ये है आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ये हो जाएगा आपका इस बार r, और ये है f। तो r क्रॉस f करोगे तो देखो आपका क्या आया, क्रॉस डायरेक्शन में। तो एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, और दैट विल बी इक्वल टू 0 आप ऐसा लिखोगे। तो उससे अच्छा आप ऐसा लिख लो कि एक साइड के टॉर्क को एक साइड, दूसरी साइड के टॉर्क को दूसरी साइड। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो mg into l/3 का जो टॉर्क है वो इसके टॉर्क के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, तभी तो नेट टॉर्क 0 रहेगा, राइट। सो दैट विल बी इक्वल टू T1 into ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज l/4 plus l/3, दैट विल बी 7 l/12 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहां से आपको आ गई किसकी, T1 की वैल्यू, राइट। तो आप LL कैंसिल कर सकते हो, यहां से 4, तो mg दैट इज इक्वल टू 7 T1/4। तो T1 की वैल्यू आ गई 4 mg/7, उसकी वैल्यू पुट करके आप T2 की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। तो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम आपको जब भी आए तो आपको एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले आपको एक फोर्स की इक्वेशन निकाल लो, दूसरी आप टॉर्क की इक्वेशन निकाल लो, ठीक है। चलिए टॉर्क पढ़ते हैं। तो टॉर्क से रिलेटेड ही आपका, जैसे हम फोर्स पढ़ते हैं, फोर्स पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम, राइट। जो आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है, F दैट इज इक्वल टू dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन द बॉडी। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि वहां पर आपका कुछ ऐसा था, फोर्स दैट इज इक्वल टू dp/dt, और यहां पर ही आपका जो रोटेशनल मोशन की बात करूंगा, सो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी आपकी dl/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू नेट टॉर्क ऑन द बॉडी। और जो एंगुलर मोमेंटम है इसको आप लिख सकते हो r क्रॉस p, right, where p is the linear momentum of the body, or you can also write it rp sin theta into n cap, right। सिमिलर वे में आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह का कांसेप्ट भी यूज कर सकते हो, राइट। इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर, इस पर्टिकुलर चीज के अंदर, अब देखो आप mv भी लिख लो इसको ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये r क्रॉस, इसको मैं mv भी लिख सकता हूं, सो m into r क्रॉस v, राइट। हम जनरली ये यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, ये जनरली यूज होगा ज्यादातर, राइट। बाकी आपको ज्यादातर सवाल जो जेईई मेंस वगैरह में आते हैं वो आते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे। जैसे आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कब था, कि अपने सेंटर ऑफ मास के अंदर ही वो देखा था लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट। कि जब भी नेट फोर्स ऑन द बॉडी 0 है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि उसका जो मोमेंटम है दैट विल बी कंजर्व, राइट, दैट विल बी कांस्टेंट। तो p इनिशियल दैट इज इक्वल टू p फाइनल व्हेन नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। तो हम ऐसा लिख सकते थे। तो यहाँ पर तो फोर्स की बात है, तो देखो अगर मैं L को मुझे कांस्टेंट करना है, which is angular momentum, तो angular momentum conservation in the sense कि वो L initial that will be equal to L final, राइट। तो आपको यहाँ से एक बात समझनी है कि जब नेट टॉर्क ऑन द बॉडी that is equal to 0, जब भी ऐसा होगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो dl/dt है that is also
0। और इसका क्या मतलब है, आपका L जो है दैट इज कांस्टेंट, और यू कैन से कंजर्व, और यू कैन इजीली राइट L इनिशियल एज L फाइनल। जो इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, राइट। ये जो L है, राइट, दैट इज यू कैन से आपका जो टाउ है दैट इज इक्वल टू I अल्फा, राइट, टाउ इज इक्वल टू I अल्फा। अब यहाँ से dt को इधर ले जाओ आप, तो टाउ dt हो जाएगा वो, एंड दैट इज इक्वल टू dl, राइट, विच इज एंगुलर मोमेंटम। तो आप यहाँ से टाउ है तो L की वैल्यू लिख सकते हो आप I ओमेगा, राइट। इसको आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, डिफरेंशिएट करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या dl by dt दैट इज इक्वल टू I d ओमेगा by dt। तो आप यहाँ से इजीली आप यहाँ पर पहुंच सकते हो, राइट। तो L इज इक्वल टू I ओमेगा आपका आ सकता है। सो जब भी आपको काफी सारी चीजों के अंदर L इनिशियल दैट इज इक्वल टू L फाइनल दिया होगा तो आपको जनरली I एंड ओमेगा का काम पड़ेगा, राइट। सो आप यहाँ से ऐसा लिख सकते हो I1 ओमेगा 1 दैट इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। और भी चीजें अगर वेलोसिटी वगैरह दी है तो उसको भी इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। एक सिंपल सा केस बताता हूँ, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे स्विमर वगैरह रहते हैं तो जैसे स्विमिंग पूल वगैरह रहता है, राइट, तो उसके अंदर वो पहले क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे कूदते हैं, उसके बाद वो ऐसे कुदाका मार के अपने आप को ऐसे ऐसे सुकुड़ते हैं, ऐसे करते हैं, फिर वो ऐसे एकदम स्ट्रेट ऐसे जाते हैं, राइट। तो ऐसा क्यों करते हैं वो, क्या उसका मोटिव क्या है। उसी तरीके से जैसे आइस वगैरह पे जो डांसिंग करने वाले रहते हैं, राइट, तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा जो गोल गोल घूमते हैं या घूमती है, राइट। सो जब उनको घूमना होता है तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को ऐसे सिकुड़ लेते हैं। सिकुड़ने से क्या होगा, वो अपनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करते हैं। देखो यहाँ क्योंकि सिस्टम के ऊपर अभी एक्सटर्नल टॉर्क तो लग नहीं रहा, राइट, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा तो अब आप ऐसा सोचो कि जो मेरा एंगुलर मोमेंटम है वो तो कंजर्व्ड है। अगर मैं I को बढ़ाऊंगा, अगर मैं I को बढ़ाऊंगा तो मेरा ओमेगा कम होगा, क्योंकि I ओमेगा तो कांस्टेंट होना चाहिए, उसका जो टर्म है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर मैं I बढ़ाऊंगा तो मेरी जो एंगुलर स्पीड है वो कम होगी, और अगर मैं I घटाऊंगा तो ओमेगा मेरा बढ़ेगा, राइट, मेरी जो एंगुलर स्पीड है वो बढ़ेगी। तो जैसे जैसे घूमने वाले लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को सिकुड़ लेते हैं। सिकुड़ लेंगे तो जो बॉडी के पार्टिकल्स है वो इस वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहे हैं, इस वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहे हैं, तो इस वाले एक्सिस के अबाउट जो डिस्टेंस थी बाकी सारे बॉडी पार्ट्स की वो कम हो गई। कम हो गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगी, m into r square, r कम हो गई तो m into r square कम हो गया। तो अगर वो सिकुड़ जाएगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ उसकी ओमेगा बढ़ गई, राइट। तो सिंपल तरीके से आप यहाँ से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो, राइट, इजीली। I1 ओमेगा 1 दैट इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, राइट। काफी बार आपको ऐसा भी सवाल आएंगे कि भाई अगर अर्थ है उसकी जो रेडियस है वो श्रिंक हो गया, राइट, 1/8 वॉल्यूम हो गया, उसका 1/9 वॉल्यूम हो गया, क्या क्या दे देते हैं, राइट। सो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो आपको कुछ नहीं करना, आपको वही यूज करना है I1 ओमेगा 1 दैट इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ओमेगा को आप लिख दो 2π/t। I क्या है, mr², अर्थ है एक टाइप का, कैसा है, सॉलिड स्फीयर, राइट। सॉलिड स्फीयर है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², I2 2/5 mr²। बट अब जो मास रहेगा वो तो सेम रहेगा, क्योंकि भाई अगर अर्थ अगर श्रिंक होके लेट्स से 1/3 हो गया, ठीक है, 1/3 हो गया, मास तो वही रहेगा ना, उसकी रेडियस कम होगी। रेडियस कैसे निकाल सकते हो आप, वॉल्यूम को इक्वेट करके, ठीक है, वॉल्यूम से आप निकाल सकते हो इजीली रेडियस की वैल्यू। तो आप रेडियस आपने इजीली निकाल ली तो आप वहां से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। सो ये बेसिक बात है किसकी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे काफी सारे सवाल आते हैं, राइट, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली। आपको यही चीज इस्तेमाल करनी रहती है ज्यादातर, राइट। ये बेसिक आइडिया है आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात होगी। चलिए और आगे बात करते हैं। ये तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ लिया आपने। लेट्स से कि अगर मुझे कुछ इस टाइप की चीज पूछी हुई है कि कोई रॉड थी वो ऐसे थी, ठीक है, कोई भी एंगल आपको दे देंगे, लेट्स से ये 37 डिग्री। ये जब हॉरिजॉन्टल, इसको मैंने यहां से रिलीज किया, रिलीज,
तो जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तब इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, राइट। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। एंगुलर स्पीड क्या होगी, नॉर्मल एट हिंज क्या होगा, अगर यहाँ से मैंने हिंज किया हुआ है तो नॉर्मल वगैरह क्या होगा, राइट। तो इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो जब ये यहाँ से यहाँ आएगी, जब ये ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो अब इसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगी, अब मैंने इसको यहाँ से रिलीज किया, मैंने तो एक्स्ट्रा कोई फोर्स नहीं लगाया, राइट। तो मैंने जैसे इसको रिलीज किया तो यहाँ से ऐसे आ गई, राइट। तो आपको एक बात समझनी है कि जैसे ही ये नीचे आया तो इसके पास जो एनर्जी आई वो कहाँ से आई। तो मुझे एक बात पता पड़ेगी कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीज हुआ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसका सेंटर ऑफ मास इतना नीचे आया, राइट। इसका सेंटर ऑफ मास का मोशन कुछ ऐसा होगा, बट वो आया तो नीचे इतना ही ना, राइट। सो अगर ये यहाँ से यहाँ नीचे आया तो देख लो आपकी उसका सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, राइट। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज है उसको आप इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो कन्वर्ट हुआ उसके अंदर आप लिख लो। दैट मींस आपका जो mgh रहेगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हो जो mgh है, mgh की बात करता हूँ मैं, h की बात करता हूँ, तो ये वाली डिस्टेंस है आपकी l/2, ये 37, तो ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी, देखो sin 37, लेट्स से ये h क्या हो जाएगा, h डिवाइड बाय l/2, तो h की वैल्यू क्या होगी, l/2 into sin 37, तो दैट इज 3l/10, ठीक है। तो आप यहाँ से सीधा पुट कर सकते हो mg into 3l/10 that is equal to half I, which is moment of inertia about this particular axis, जो हमने रॉड की बात करी थी, which is ml²/3 into omega square, right। ओमेगा जो हमें निकालनी है, तो आपको यहाँ से सबसे पहली बात ओमेगा आ जाएगी, mm कैंसल, एक l कैंसल, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या है, ये 5 लिख लो आप, 9g बाय 5l, राइट। तो यहाँ से आपकी ओमेगा आ जाएगी अंडर रूट 9g बाय 5l, एंगुलर वेलोसिटी, राइट। फिर आपको अल्फा पूछ लेंगे, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपको टॉर्क दैट इज इक्वल टू आई अल्फा याद होगा तो लगा सकते हो इजीली। जब ये घूम रहा है, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे पूछा हुआ है, लेट्स से कि मुझे एंगुलर वेलोसिटी पूछी हुई है, राइट। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जो घुमा रहा है, इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ, इस पोजीशन पे इसका अल्फा निकालना है। तो किसी भी पॉइंट पे आपको अल्फा पूछा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप देखो कि उसको कौन घुमा रहा है। तो इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है जो इसको घुमा रहा है, व्हिच इज दिस mg, राइट। तो mg का आप टॉर्क लिख लो इजीली, तो यहाँ पर mg का टॉर्क क्या होगा, mg इस, अब देखो हर एक पॉइंट पे एंगुलर एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं mg की बात करूँ तो यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट आएगा, क्योंकि अगर ये mg है, ये 37, तो ये 37, तो ये mg, तो ये क्या हो जाएगा 4mg/5। सो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं अल्फा की बात करता, अब देखो इनिशियली मैंने रिलीज किया है तो इनिशियली तो ओमेगा तो आएगा नहीं, ठीक है, अल्फा जरूर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क अगर मैं इस पॉइंट के लिए लिखता तो क्या मैं लिखता, 4mg/5 into l/2 that is equal to I alpha। इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, mg into l/2 that is equal to I alpha। तो यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लिखनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखनी है आपको हिंज के अबाउट, ठीक है। अब ये आ गया आपका अल्फा पूछ लिया यहाँ से, तो यहाँ से आपका अल्फा आ जाएगा। अल्फा पूछ लिया, आपको ए टेंजेंशियल पूछ लिया, ए टेंजेंशियल पूछ लिया या ए रेडियल पूछ लिया, ठीक है। ए टेंजेंशियल आपको पता होना चाहिए अल्फा आर के बराबर होता है, और ए रेडियल जो है वो ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है। अगर मुझे t इज इक्वल टू 0 पे पूछा होता तो t इक्वल टू 0 पे तो ओमेगा 0 है, तो ये 0 हो जाता। बाकी किसी भी पॉइंट पे पूछा है तो बाकी किसी भी पॉइंट पे हम ओमेगा निकाल सकते हैं, तो हम AR भी निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं AT की बात करूं, सो AT इज अल्फा आर, राइट। अल्फा निकल गया, किसी भी पॉइंट पे अल्फा कैसे निकालना है मैंने बताया, अल्फा आर पुट करो, यू विल गेट AT, ए टेंजेंशियल, ठीक है भाई। सो इजीली इस टाइप के सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर केस। नॉर्मल एंड हिंजेस पूछ ले, ठीक है। अब हिंज जब भी है आपको हिंज वगैरह का सवाल आएगा तो हिंज जो है वहां पर नॉर्मल रिएक्शंस लगते हैं, आपको ये आइडिया होना चाहिए, राइट। सो एक नॉर्मल रिएक्शन मैंने ऐसे लिख ली, एक नॉर्मल रिएक्शन मैंने लेट से ऐसे लिख लिया, आप लिख लो n1 एंड n2, ठीक है। जो इस पर्टिकुलर जो मोशन है, हिंज जहां पर भी होगी, ठीक है, वहां पर आपको नॉर्मल रिएक्शन कंसीडर करनी है। आपको n1 एंड n2 की वैल्यू पूछी, n2 एंड n1 की वैल्यू पूछी, तो कैसे निकालोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको AT आ गया,
आपका ए आर आ गया। बस आपको इजीली न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगाना है। अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे n2 की वैल्यू, ठीक है, आप इजीली n1 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, n2 की वैल्यू पूछी मुझे, ठीक है, तो यहां पर मुझे at मिल जाएगा, यहां पर जो a टेंजेंशियल आएगा वो मिल जाएगा मुझे at अल्फा r करके, क्योंकि इस पॉइंट पे मुझे अल्फा मिल गया। अब आपको न्यूटन का सेकंड लॉ, अब कुछ ज्यादा रोटेशन का काम नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ एनएलएम लगाना है। यहां पर नीचे की डायरेक्शन में फोर्स mg है, ऊपर है n2, नेट पार्टिकल नीचे जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे mg minus n2 that is equal to mass into at, खत्म, बस यही करना है। उसी तरीके से आप n1 के बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में और कोई एक्स्ट्रा फोर्स है ही नहीं, अगर है तो आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर ये 4mg/3 है, तो यहाँ पर आपका 3mg/5 होगा, 4mg/5 3mg/5, राइट। तो यहाँ पर AR आ जाएगा, जो आपका A रेडियल है सेंटर की साइड, वो आ जाएगा, राइट। सो आपका जो सेंटर वाला कंपोनेंट है उसके लिए आपका AR काम आएगा, और टेंजेंशियल के लिए आपका AT काम आएगा, एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, राइट। तो बाकी आपको न्यूटन्स का सेकंड लॉ ही लगाना है, नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये टेंजेंशियल है, रेडियल है, ये आपको सवाल का, देखो यहाँ तक अब जाए तो ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी ये वाली चीज तो बहुत बार पूछी जाती है, ये वाली बहुत बार आ चुकी है, ओमेगा फाइंड आउट करना, ठीक है, वहां से अल्फा भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से तो भाई आपके सारे सवाल इसके अंदर हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स से कि अगर मुझे, जैसे हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर ली, ठीक है, श्रिंकिंग की बात कर ली कि अर्थ वगैरह श्रिंक हो जाएगा तो उस पर टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब एक लास्ट टॉपिक इसके अंदर बचता है विच इज प्योर रोलिंग, ठीक है, कि कब पार्टिकल जो है वो प्योर रोल करेगा। प्योर रोलिंग की बात समझते हैं कि व्हाट इज प्योर रोलिंग, और यू कैन से रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन की, कि पार्टिकल जो है वो कंबाइंड ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है एंड रोटेशन मोशन भी कर रहा है, मतलब वो आगे भी जा रहा है, और इसका कॉन्सेप्ट बस समझ लो, बाकी तो भाई इसके अंदर आसान चीज है, ठीक है। लेट्स से v जितनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है और ये ओमेगा जितनी स्पीड से ये घूम रहा है, ठीक है। सो ये कंबाइंड ट्रांसलेशन मोशन हो गई और रोटेशन मोशन हो गई, दोनों एक साथ हो गई। अब यहाँ पर मैं हर एक पॉइंट की स्पीड की बात करूं तो हर एक पॉइंट की स्पीड अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन की, अब जब भी तुम्हें ऐसे कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन आएगा, राइट, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन, तब कोई भी मोशन को आप दो पार्ट में तोड़ दो। जैसे यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको एक ट्रांसलेशन मोशन में तोड़ दूंगा, दैट मींस ये वाली मोशन जिसके अंदर सारे पॉइंट की जो स्पीड है वो आगे की डायरेक्शन में है, जिसकी वैल्यू है v, प्लस रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन ओमेगा है, ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा घूम रहा है तो इस पॉइंट की स्पीड इस ओमेगा की वजह से क्या होगी, ओमेगा r, क्योंकि r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे तो ओमेगा r, यहाँ पर ये ओमेगा r, यहाँ पर ये वाला ओमेगा r, उसी तरीके से यहाँ पर ये वाला ओमेगा, राइट। तो इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो, अब मैं इस दोनों को कंबाइन कर देता हूँ, तो ये जो टॉप वाला पॉइंट है, दोनों को कंबाइन करके कुछ अपने पास ऐसा केस आ जाएगा। टॉप वाला केस है v प्लस ओमेगा r, ये वाला v इधर है, ओमेगा r, इसका रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो। v इधर है, ओमेगा r इधर है, v इधर है, देन ओमेगा r इधर है। सिंपल, आप इजीली कैलकुलेशन करनी है आपको, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको ये वेलोसिटी है, उसी तरीके से आपको एक्सेलरेशन पूछ लिया, फिर क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर a आ जाएगा, बट जब रोटेशनल एक्सेलरेशन की बात आती है तब दो टाइप के एक्सेलरेशन रहेंगे, एक तो a रेडियल a टेंजेंशियल, a रेडियल a टेंजेंशियल, a रेडियल a टेंजेंशियल, फिर तीनों को मिक्स करना है, ठीक है। बाकी एक्सेलरेशन पे ज्यादा आता नहीं है, बट यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। तो वेलोसिटी आ गई, तो ये बात हमें समझनी है कि ये जो पॉइंट्स है उनकी कंबाइंड स्पीड v प्लस ओमेगा r, इसकी जो इसका जो भी दोनों का रिजल्ट रहेगा अंडर v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, यहाँ पर v माइनस ओमेगा r और यहाँ पर इन दोनों का रिजल्ट, ठीक है। अब लेट्स से हम बात करते हैं प्योर रोलिंग की, जनरली, ठीक है, प्योर रोलिंग की बात करते हैं।
सो जो प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग के अंदर आप ऐसे समझो स्कीडिंग नहीं होती, मतलब पार्टिकल जो है, बॉडी जो है वो ऐसे ऐसे नहीं करती, मतलब स्लाइड नहीं करती, ठीक है, वो प्योर रोल करती है, वो सिर्फ रोलिंग करती है, वो ऐसे घिसती नहीं है बॉडी, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। सो बात करते हैं प्योर रोलिंग की। तो काफी बार आपको सवाल के अंदर वर्ड मिल जाएगा कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोल। नाउ लेट्स से कि प्योर रोलिंग की बात करते हैं, कोई पार्टिकल है वो प्योर रोल कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि पार्टिकल प्योर रोल करे, तो अब लेट्स से कि ये कोई भी पर्टिकुलर सरफेस है या ग्राउंड ही मान, ठीक है, ग्राउंड जैसे जनरली अपना रेस्ट पर रहेगा, ठीक है, और यू कैन से वीए से मूव भी कर सकता है, लेट्स से ये ग्राउंड मूव कर रहा है और उसके ऊपर कोई बॉल है वो गोल गोल आपकी घूम रही है, तो ये वाला जो पॉइंट है दैट इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू, अब देखो ये लोअर पॉइंट में बोल देता हूँ बॉल का, और ये वाला पॉइंट में बोल देता हूँ इस पर्टिकुलर ब्लॉक का, जहां पर भी रखा है, ये ग्राउंड भी हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स से ये ए माना तो इसको मैं बी मान देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से इस पॉइंट की स्पीड है वीबी और इस पॉइंट की स्पीड है वी ए, राइट। तो हमें एक बात समझनी है यहाँ पर कि ये जो वी ए है दैट विल बी इक्वल टू वीबी। अगर मैं चाहता हूं कि ये प्योर रोल करे, तो ये दोनों पॉइंट की जो स्पीड है ना, मतलब ऐसा मैं मान सकता हूं कि ये जो पॉइंट है वो इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो रेस्ट पर नहीं रहेगा, इधर उधर चला जाएगा, तो ये पॉइंट की जो मोशन है वो ऐसे ऐसे रोटेशन तो हो ही रहा है, बट ये पॉइंट आगे और फास्ट चला जाएगा, तो वो जैसे घूम रहा है पार्टिकल और ऐसे स्लाइड भी करता है, जैसे काफी बार ब्रेक हम मारते हैं गाड़ी के अंदर, तो आप ऐसे समझ सकते हो जो टायर है वो ऐसे स्लाइड करता है काफी बार, ठीक है। सो दैट इज नोन एज स्कीडिंग, आप ऐसे बोल सकते हो कि घिस रहा है, ठीक है, घूम भी रहा है और घिस भी रहा है, स्लिप भी हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है किसके अंदर, प्योर रोलिंग के अंदर। तो ये वाला जो पॉइंट है वो जो भी सरफेस है, जिस भी सरफेस पे मूव कर रही है, रेस्ट कर रही है, डजंट मैटर, उसके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पर है। अब लेट्स से कि मुझे vb की स्पीड पूछी, तो vb की स्पीड हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं, vb दैट इज इक्वल टू v माइनस ओमेगा r, यहां पर देखो ये निकाला हमने v माइनस ओमेगा r एंड दैट इज इक्वल टू आवर va। एंड अगर हमें ग्राउंड दिया हुआ है कि लेट्स से ये हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड तो हमारे लिए रेस्ट पर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, सो हम लिख सकते हैं v दैट इज इक्वल टू ओमेगा r, राइट। जनरली आपको ग्राउंड ही दिया होगा, राइट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्योर रोलिंग के केस में हम लिख सकते हैं v दैट इज इक्वल टू ओमेगा r। v इज इक्वल टू ओमेगा r मैंने अगर लिखा, तो यहां पर सारे के सारे पॉइंट की जो स्पीड है वो मैं लिख सकता हूं। अब ओमेगा r की जगह मैं v लिख लूंगा, क्या फर्क पड़ता है, v लिख लूंगा तो इस पॉइंट की स्पीड क्या होगी 2, इस पॉइंट की स्पीड होगी 0, इस पॉइंट की स्पीड देखो v इधर एंड v इधर, सो इसकी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इधर, which is equal to रूट 2v, देखो इधर, उसी तरीके से इनका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा रूट 2v। तो ये चारों के चारों पॉइंट की स्पीड आ गई इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग है तभी आप ये चीज लिख पाओगे, वरना ये लिखना समझदारी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने समझा दिया व्हाट इज प्योर रोलिंग। अब हम बात करते हैं रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, कि जब भी इस टाइप की जो रोलिंग है वो इंक्लाइन प्लेन पे होगी, तब आप किस तरीके से सवालों को सॉल्व करोगे। नाउ लेट्स से मुझे ऐसा दे दिया है कि थीटा एंगल पे कोई भी एक पर्टिकुलर इंक्लाइन वेज मुझे दिया हुआ है कुछ भी, और इसके ऊपर किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑफ रेडियस आ रहा है, ये डिस्क हो सकता है, ये सिलेंडर हो सकता है, ये रिंग हो सकता है, ठीक है, उसको मैंने रखा हुआ है यहाँ पर। अब ध्यान से देखोगे, लेट्स से अगर इसका मास m है तो मैं फोर्सेस लिख सकता हूँ इसके ऊपर mg, ठीक है, इसका आप हेडिंग भी मार सकते हो, रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। अब देखो आप अगर पढ़ते पढ़ते इस वीडियो के अंदर यहाँ तक आ ही गए हो, ठीक है, तो आई गेस कि यू आर सीरियस अबाउट द चैप्टर, ठीक है। तो इस सवाल के अंदर देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, ठीक है। मैंने बता दिया किस किस टाइप के सवाल है, अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस। अगर आपको डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो, राइट।
यस, तो प्रैक्टिस वगैरह जरूर करना, तभी ये चैप्टर के अंदर माहिर हो पाएंगे, वरना इस चैप्टर के सवाल जेईई एडवांस वगैरह में बच्चों से नहीं होते, टफ लगते, राइट। बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे सो इट्स नॉट दैट टफ। सो लेट्स से थीटा है तो इसको मैं बोल सकता हूं mg cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका mg sin थीटा। नाउ लेट्स से देयर इज f और नॉर्मल आपका हो जाएगा n, ठीक है। और लेट्स से जो बॉल है या कोई भी सिलेंडर रिंग वगैरह है उसका एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देखूं कि व्हाट इज द टॉर्क अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, तो भाई जितने भी फोर्सेस है mg cos थीटा m sin थीटा n, सबका टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट जीरो है। सिर्फ और सिर्फ कौन टॉर्क लगाएगा यहाँ पर, फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन का ही टॉर्क आएगा, क्योंकि बाकी सब तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है सेंटर ऑफ मास से। सो मैं लिख सकता हूँ सबसे पहले तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क को क्या लिख लिया मैंने, किसका टॉर्क आएगा, सिर्फ फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस व्हिच इज r, एंड दैट इज इक्वल टू I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अभी के लिए मैं ऐसा लिख देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपकी कुछ कोई कांस्टेंट हम मान लेते हैं के नहीं, के आगे जाके रेडियस ऑफ गायरेशन में आएगा, कंफ्यूजन होएगा, उससे अच्छा मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख लेता हूँ। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में mr² तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स के लिए कुछ अलग अलग चीज यूज होती है, तो अपन इसको c बोल देते हैं। c का मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है। सो इसको मैंने लिख दिया c इंटू mr² इंटू अल्फा। अब अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा दैट इज इक्वल टू अवर a बाय r, राइट। तो आप सीधा यहां से पुट कर दो a बाय r, राइट। तो r हट गया, यहां से r हट गया, तो f की वैल्यू आ जाएगी c इंटू m, राइट, c इंटू m। अब मैं बात करता हूँ फोर्स इक्वेशन की। एक तो मैंने टॉर्क इक्वेशन लिख ली, फोर्स इक्वेशन की बात करी तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, mg sin थीटा माइनस f दैट इज इक्वल टू mx, राइट, इस वाली पर्टिकुलर लाइन के अबाउट। तो यहां से मैं f की वैल्यू तो निकाल ली, तो लिख लो mg sin थीटा माइनस c इंटू m दैट इज इक्वल टू ma, तो आ जाएगा mg sin थीटा दैट इज इक्वल टू ma प्लस c ma। तो यहां से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, m कैंसिल कर दो, सो एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल टू g sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस c। अब आपको अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट दिए होंगे, तो अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स के लिए आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का। लेट्स से इफ इट इज रिंग, ठीक है। अब रिंग है, रिंग के लिए c की वैल्यू आपकी क्या है, 1 है। ये डिस्क है, डिस्क के लिए c की वैल्यू आपकी क्या है, 1/2 है। ये होलो स्फीयर है, तो इसके लिए c की वैल्यू क्या है, 2/3। ये सॉलिड स्फीयर है, तो c की वैल्यू क्या है, 2/5, राइट। मैंने सारी चीजें लिखवाई हुई है, तो आप इजीली इसके अंदर आप पुट कर सकते हो, राइट। कौन वगैरह मत रख देना, वो कैसे स्लाइड करेगा, राइट। तो ये कॉमन सेंस की बात भी है कुछ, तो आपको ये चीजें समझनी है। तो यहाँ से आपको आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। आपको फ्रिक्शन भी पूछ सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, राइट। आपको जनरली ऐसी चीजें पूछी जाती है इसके अंदर कि टाइम नीचे आने में इन चारों में से किसका ज्यादा लगेगा, नीचे आने में किसका टाइम सबसे ज्यादा लगेगा, तो बता सकते हो आप इजीली किसका टाइम सबसे ज्यादा लगेगा। एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, एक्सेलरेशन ध्यान से देखोगे तो जिसका c सबसे कम उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा, तो सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा, राइट। सो एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर दैट वुड बी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ होलो स्फीयर that is greater than acceleration of disk that is greater than acceleration of ring। ये तो acceleration आ गया, उसका उल्टा हो जाएगा टाइम, ठीक है। सबसे कम टाइम किसको लगेगा, सॉलिड स्फीयर को, उसके बाद इसको वेलोसिटी पूछ ले आपको, ग्राउंड पे पहुंचेंगे यहाँ पर तो वेलोसिटी क्या होगी, राइट। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो वेलोसिटी भी। लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 है, रोल करवा रहा था मैं, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है। वेलोसिटी 0 है तो आप लिख सकते हो इजीली, फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2ad, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2ad, राइट। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा v की वैल्यू, राइट। जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा
उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है। एक्सेलरेशन हम निकाल ही सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से, तो यहाँ पर हम v भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपकी होगी रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ कि जनरली आपको काइनेटिक एनर्जी के सवाल आते हैं इसके अंदर कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी पार्टिकल्स की। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो अगर इस केस के अंदर अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, सो मैं इनकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करता हूँ कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है इस पूरे इंक्लाइन प्लेन वाले टॉपिक के अंदर, जो काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन रहेगा ना, वो दोनों में आपको कन्वर्ट करना है। दैट्स इट। प्योर रोलिंग दिया होगा आपको तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा पुट कर दो, आई की वैल्यू रखो, ओमेगा की वैल्यू पुट करो, काम खत्म। ठीक है, जैसे आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई को मैंने लिखा था c इंटू एम आर स्क्वायर। ओमेगा, ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्योंकि v इज इक्वल टू मैंने लिखा था आर ओमेगा, तो ओमेगा दैट विल बी इक्वल टू v बाय आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसल, सो दिस विल बी हाफ एम वी स्क्वायर c प्लस 1। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर, राइट। v स्क्वायर मैंने अभी बताया था, v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2ad c प्लस 1, अभी निकाला था, राइट। Now what was the value of acceleration? Acceleration was g sin theta divided by c plus 1 if I am not wrong, right, into d c plus 1, c plus 1, c plus 1 cancel, 2 cancel, so this is mg sin theta into d। और आप ध्यान से देखोगे ना तो that is independent of c, that means भाई आपका रिंग हो, डिस्क हो, होलोस्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, सारे के सारे जब ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो सबकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, mg sin थीटा into d के बराबर, दैट्स इट। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ बॉडी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ c। ध्यान से देखो, c पे ही तो डिपेंड कर रहा था कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट्स है, ये तो चाहिए का मास पे डिपेंड कर रहा है बस, mg sin थीटा into d। सो दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज कमिंग डाउन, एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ बॉडी। सारी के सारी टाइप की बॉडी रहेगी, सबकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी इस टाइप की, राइट। अब देखो इसके अंदर जो सवाल आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। इसके अंदर आपको जनरली ऐसे सवाल दिए जाएंगे कि कोई बॉडी है, ठीक है, कुछ ऐसा है, मैंने उसको इतनी हाइट से ड्रॉप किया है, लेट्स से h हाइट से ड्रॉप किया है, ये आपका सॉलिड स्फीयर है, तो जब यहाँ पे पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, इसकी जनरली h वगैरह भी आपको दे देंगे, तो यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो मैं एक सवाल करा रहा हूँ, बाकी आपको जितने भी अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स दिए हैं आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब भी आपको यहाँ से यहाँ जो पार्टिकल जा रहा है तो आपको एक बात समझनी है कि इसकी जो एनर्जी आएगी वो कहाँ से आएगी, जो भी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ, राइट। दैट मींस आप लिख सकते हो जो mgh थी वही तो कन्वर्ट हो गई किसमें, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में प्लस हाफ mv स्क्वायर, राइट। अब तक हम mgh को हाफ mv स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे क्योंकि हम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को कंसीडर नहीं करते थे, अब हमें ये भी कंसीडर करना पड़ेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो इजीली कैलकुलेट करो इसको, mgh इज इक्वल टू हाफ सॉलिड स्फीयर दिया है तो आप लिख सकते हो 2 बाय पाई mr स्क्वायर, ओमेगा दैट इज इक्वल टू v बाय r प्लस हाफ आई ओमेगा, सॉरी प्लस हाफ mv स्क्वायर, राइट। ये कैंसल, तो 1 बाय 5 1 बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 7 बाय 5 सॉरी 7 बाय 10 mr स्क्वायर दैट इज इक्वल टू mg h, mm आपका कैंसिल हो गया, तो आपको क्या निकालना है, mr स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, mv स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से आपका v आ जाएगा अंडर रूट 10 gh बाय 7। होलोस्फीयर दिया हो बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर लो, डिस्क दिया हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर लो, राइट। तो अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स आपको दिए होंगे तो अलग अलग टाइप के आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिख सकते हो, एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v, राइट। हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, एक सवाल एक कॉन्सेप्ट बचा है व्हिच इज टॉपलिंग। ठीक है, तो टॉपलिंग समझ लेते हैं कि टॉपलिंग क्या है।
टॉपलिंग इन द सेंस कि बॉडी टॉपल होना। फॉर एग्जांपल लेट मी गिव एन एग्जांपल, लेट्स से कि कोई बॉडी है और वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सरफेस से रखी हुई है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाता हूं, ठीक है, इसके ऊपर जो टोटल फोर्स लगते हैं, एक तो फोर्स है आपका mg, एक यहाँ पर लगेगा आपका नॉर्मल, और अगर ये फोर्स यहाँ पर लग रहा है तो एक फोर्स यहाँ पर और लगेगा विच इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। सो अभी आप ऐसे समझ सकते हो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर अगर मैं सिर्फ इन दोनों फोर्सेस की बात करूं, ये वाली कोई बॉडी है उसके ऊपर दो फोर्स ऐसे लग रहे हैं विच इज एक्टिंग एज अ कपल्ड फोर्स, जो हमने कपल फोर्स का डिस्कशन किया था उसी टाइप से एक्ट कर रहे हैं, और वे ऐसे एक्ट करेंगे कि वो ट्राई करेंगे कि बॉडी इसके हिसाब से टॉपल हो जाए। दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ f एंड वैल्यू ऑफ, यू कैन से लेट्स से दिस इज हाइट h, तो वो इनकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वो टॉपल होगा या नहीं होगा, ठीक है। सो आपको बस इतना समझना है। अब लेट्स से अपन मान लेते हैं कि कोई h हाइट पे फोर्स लग रहा है f। अब होगा क्या यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि बॉडी टॉपल ना हो, लेट्स से कि मैं नॉर्मल हूँ, मैं चाहूंगा कि बॉडी टॉपल ना हो। नॉर्मल क्या करेगा, इस टॉपलिंग को रोकने के लिए, अब देखो जैसे जैसे अगर मैं f बढ़ाता हूँ, या तो मैं f की वैल्यू बढ़ाता हूँ या h की वैल्यू बढ़ाता हूँ, तो इस पर्टिकुलर फोर्स का टॉर्क है वो बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इसका टॉर्क बढ़ गया तो हो सकता है घूम जाए, ठीक है। सो ये जो नॉर्मल है mg है, उनको भी थोड़ा अपना काम करना पड़ेगा। तो ये जो नॉर्मल है, अब ये जो mg है वो यहाँ पर लगेगा, ये जो नॉर्मल है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, लेट्स से यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया कुछ डिस्टेंस x, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा वो शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर लग रहा है आपका फ्रिक्शन, और ये हाइट आप मान लो h। तो इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट जो बॉडी है वो क्या हो रही है, टॉपल होगी, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब। अभी के केस में ऐसा मैंने माना है कि नॉर्मल जो है वो अपने आप को एडजस्ट करेगा, राइट, टू अवॉइड टॉपलिंग। अब देखो ये कब तक अवॉइड कर सकता है, नॉर्मल जो है, नॉर्मल फाइनली एक मैं कंडीशन अगर लिखूं तो नॉर्मल फाइनली ऐसे लग सकता है, इससे आगे जा नहीं सकता, नॉर्मल ऐसे लग रहा है, ठीक है। लेट्स से अपना फोर्स ऐसे लग रहा है किसी हाइट h के ऊपर, h की वैल्यू कुछ भी है, फोर्स की वैल्यू कुछ भी है, राइट। तो अगर ये वाला फोर्स जो है उसका टॉर्क बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अभी के लिए आप ऐसा मान लो कि बॉडी मूव नहीं कर रही है, दैट मींस ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, ये वाला फोर्स ये वाला फोर्स, बॉडी स्लाइड नहीं कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं ये फोर्स की वैल्यू बढ़ाता हूँ या इस हाइट की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो इसका टॉर्क बढ़ जाएगा, इसका टॉर्क अगर बढ़ जाएगा तो ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, जिसको रोकने के लिए ये जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं इनको भी कुछ ना कुछ टॉर्क लगाना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये दोनों, राइट। तो ये यहाँ पर पर्टिकुलर काम हो रहा है इस नॉर्मल और mg के द्वारा। अब ये जो नॉर्मल है वो फाइनली यहीं जा सकता है ज्यादातर, क्योंकि ज्यादातर ये यहाँ आ गया। अब लेट्स से ये पूरा का पूरा ये हाइट ले ली, लेट्स से बेस b है आपका, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी भाई, b/2 के बराबर हो जाएगी, राइट। सो मैक्सिमम जो नॉर्मल है उसकी यहाँ से डिस्टेंस b/2 हो सकती है, और ये आपका है फ्रिक्शन, और यहाँ पर लग रहा है आपका mg। और इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, मैं अगर चाहता हूँ कि बॉडी टॉपल हो, ठीक है, इफ आई वांट टॉपल, तो अगर मैं चाहता हूँ कि बॉडी टॉपल हो तो जो इस क्लॉकवाइज जो टॉर्क है इस वाले पॉइंट के अबाउट, क्लॉकवाइज कौन सा टॉर्क है, देखो अगर मैं इस वाले के अबाउट बात करूं, इस वाले के अबाउट, तो सिर्फ इसका टॉर्क आएगा और किसका टॉर्क आएगा, और mg का टॉर्क आएगा, ना ही इसका टॉर्क आएगा ना ही इसका टॉर्क आएगा, क्योंकि इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, उसी तरीके से इसके लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, ठीक है। सो अगर मैं टॉर्क की बात करूं, और यू कैन से फॉर टॉपलिंग, ठीक है, फॉर टॉपलिंग, टॉपलिंग अगर मैं चाहता हूं कि टॉपलिंग हो तो इसका जो टॉर्क है दैट इज इक्वल टू f into h, clockwise form, that should be greater or equal to, you can say just toppling, that should be greater or equal to this one, क्योंकि इसका और इसका तो 0 है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, इसका टॉर्क that is equal to mg into b/2, right. So f should be greater than equal to mg into b/2h for toppling, for just toppling you can say. So यहाँ से आपकी f की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई फॉर जस्ट टॉपलिंग, mg into b/2h,
मिनिमम फोर्स, इतना मुझे मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, ये कीपिंग एज कांस्टेंट, ठीक है, कीपिंग एज कांस्टेंट, क्योंकि भाई एच को भी तो वेरी कर सकता हूँ, या तो मुझे टॉपल कराना है, मुझे टॉर्क बढ़ाना है, तो या तो मैं एच को बढ़ा सकता हूँ या मैं फोर्स को बढ़ा सकता हूँ। तो एफ मिनिमम, उसी तरीके से आप एच मिनिमम भी लिख सकते हो, कीपिंग, अगर मैं यहाँ पर मुझे एच को कांस्टेंट नहीं रखना होता, एफ को कांस्टेंट रखना होता, तो आपको किसकी वैल्यू मिलती, एच मिनिमम की, दैट इज इक्वल टू mg into b by 2f, right? So this is the value of force required for toppling, अगर उससे कम होगा तो आपकी टॉपलिंग नहीं होगी, राइट? तो ये बेसिक फंडा है टॉपलिंग का कि नॉर्मल जो है थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है कुछ डिस्टेंस पे, राइट, टू अवॉइड दिस टॉर्क। अगर ये टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा है तो इसका टॉर्क क्या लगेगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, राइट? तो ये आपको समझना है एफ मिनिमम एंड एच मिनिमम, राइट? अब आपको काफी सारे केसेस पूछ सकते हैं कि स्लाइडिंग हो रही है, स्लाइडिंग के साथ टॉपलिंग हो रही है, ये सारी चीजें, राइट? आप वहां से फ्रिक्शन की सिंपल कंडीशन देख के आप चेक कर सकते हो कि किस टाइप की स्लाइडिंग हो रही है, स्लाइडिंग हो रही है फिर टॉपल हो रहा है, या विदाउट स्लाइडिंग ही टॉपल हो रहा है, राइट? तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, आपका फोर्स की वैल्यू, अगर लेट्स से अगर मुझे फोर्स की वैल्यू ऐसा दे दी, फ्रिक्शन से ज्यादा है तो मूव करेगा, और अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो टॉपल भी करेगा, राइट? तो दोनों कंडीशन में यहाँ से बोल सकता हूँ। अगर एफ की वैल्यू इससे कम है तो वैसी बात है वो मूव नहीं करेगा, ठीक है, और अगर ये भी कंडीशन है तो मूव नहीं करेगा बट टॉपल हो रहा है, दोनों हो रहा है तो मूव भी करेगा और टॉपल हो जाएगा, राइट? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से हम टॉपलिंग वाली कंडीशन सॉल्व कर सकते हैं। एक और बात मैं बताऊंगा कि व्हाट इज रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन वर्ड आपने सुना ही होगा, इंपॉर्टेंट भी है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन का कॉन्सेप्ट छोटा सा ही है, 2 मिनट का है, समझ लेते हैं कि व्हाट इज रेडियस ऑफ जायरेशन, राइट? तो सबसे पहले रेडियस ऑफ जायरेशन जो है उसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात, रेडियस ऑफ जायरेशन को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप एक बात समझो कि भाई लेट्स से कि कोई बॉडी है, XYZ बॉडी है, राइट? अब मैं ऐसा बोलता हूं कि इसकी किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, लेट्स से इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I। अब मैं ऐसा मान लेता हूं कि इस बॉडी का कोई एक ऐसा पॉइंट है जो मैंने एज्यूम किया, जहां पर मैं मान सकता हूं कि बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, इस पर्टिकुलर बॉडी का सारा मास है वो उस पर्टिकुलर जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। लेट्स से ये जो सारा मास है, मैं एक ऐसा बाहर का पॉइंट मान लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेट्स से ये वाला पॉइंट है ए, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि सारा बॉडी का जो मास है वो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। या तो ऐसा मान लो कि इस बॉडी की इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है, I है, ठीक है। अब मैंने ऐसा बोल दिया कि इस बॉडी का ये जो बॉडी है इसका पूरा का पूरा मास A पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और A पॉइंट का उस एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है R, राइट? A पॉइंट का इस एक्सिस से डिस्टेंस है R, और मैंने A पॉइंट पे सारे के सारे बॉडी का मास को एज्यूम कर लिया, राइट? लेट्स से यहाँ पर मास इसका m है तो ये हो जाएगा m। ये डिस्टेंस r नहीं, उसको हम k ही बोलेंगे, विच इज अवर रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। सो अब ये जो मास है वो सारा का सारा यहाँ आ गया, मतलब आप एक ऐसा केस ले रहे हो कि एक m मास है, उससे k जितने डिस्टेंस पे एक एक्सिस है, तो इस m मास की इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, I that is equal to mk square होगी। अगर यहाँ पर मास होता तो that is equal to I that is equal to mk square, और अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी की इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगी उसके बराबर अगर हो गई, ठीक है, सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द बॉडी। तो ये वो वाले पॉइंट की डिस्टेंस है, इस पर्टिकुलर एक्सिस से वो वाले पॉइंट की डिस्टेंस है जहां पर मैं मानता हूं कि सारे के सारे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, और इस मास की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस मास की वजह से इस एक्सिस के अबाउट, दैट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट दिस एक्सिस। दैट मींस बॉडी की इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई थी, ठीक है भाई। अब मैंने इसका मास यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड माना,
तो अब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी m²। तो ये जो I थी, जो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी I, दैट इज इक्वल टू m², राइट। तो सिंपल आपका रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालने का फॉर्मूला I इज इक्वल टू m², तो ऐसे k इज इक्वल टू आ जाएगा √I/m। आपको अलग अलग बॉडी है, उसके लिए आपको I की वैल्यू पता ही है। लेट्स से अगर मुझे सॉलिड स्फीयर का एग्जांपल मैं ले लेता हूं, सॉलिड स्फीयर की मुझे रेडियस ऑफ जाइरेशन पूछी है, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, I इज इक्वल टू आप लिख लो m²। सॉलिड स्फीयर के लिए मैं I को क्या लिख सकता हूँ 2/5 mr², यहाँ से mm आपका कैंसिल हो जाएगा एंड k की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी √2/5। सिंपल। सो इसी तरीके से किसी भी टाइप का जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके लिए मैं रेडियस ऑफ जाइरेशन निकाल सकता हूँ, ठीक है भाई। सो यस दैट्स इट फॉर अवर पूरा मैकेनिक्स। हाँ, पूरा मैकेनिक्स अपन ने कवर किया, राइट। सो ऐसे अपन सेगमेंट वाइज इसको लेते जाएंगे, राइट। अगली क्लास में हम थर्मल फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो थर्मल फिजिक्स के जो 3-4 चैप्टर है वो हम क्लियर करेंगे, ठीक है, वन शॉट, एक साथ में एक एक करके, केटीजी, थर्मोडायनामिक्स, इस तरीके से, राइट। तो अपना पूरा मैकेनिक्स हो गया, इसको अच्छे से रिवाइज करो, इसके जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करो, डाउट्स है आप लिख सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड अगर डाउनलोड करनी है आपको क्वेश्चन बैंक तो आप जा सकते हो, फ्री है बिल्कुल, सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप क्वेश्चन बैंक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राइट।